हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर आप लोग के लिए न्यू वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे। नहीं, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे ना। तो आइए, आप लोग पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे घर पर, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो आइए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और फिर आप लोग पढ़ाई का उस पर आनंद लीजिए। चलिए, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, पहले हम बता दे रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आप लोग लेक्चर नंबर 8 अगर अच्छा से पढ़ लिए हैं तो ही आपको ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपके बस की बात नहीं है। सीधा सा बात है भाई, आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ये सब के बारे में जान लेंगे तो ही आपको यहाँ पर ये समझ में आने वाला है, नहीं तो वैसे आपकी बस की बात नहीं है। देखिए, पहले समझा दे रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मतलब दो सॉल्यूशन है और दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम कहेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है तो उसमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। बस कंसेप्ट इतना ही है, समझ रहे हो ना। चलिए स्टार्ट हम करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यहाँ लिखिए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। सच सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर having same osmotic pressure are known as isotonic solution। आइसोटोनिक, कुछ लोग इसको बोलते हैं आइसोमोटिक सॉल्यूशन। Such solutions having same osmotic pressure are known as isotonic solution। समझ रहे हो? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, उसको हम आइसोटोनिक बोलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है। ये लिख लिए होंगे ना, लिख लिए होंगे। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसका क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक बोलेंगे। इसको हम मिटाएंगे और आप लोग ध्यान दीजिए फिगर पर। ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और एक सॉल्यूशन हम और ले रहे हैं, ये सॉल्यूशन सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन फर्स्ट जो है ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 मान लेते हैं, और जो सॉल्यूशन सेकंड है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 मान लेते हैं। इसमें जो ये माने हुए हैं, ये π1 और ये π2। अब ध्यान दो, ये सॉल्यूशन फर्स्ट में जो सॉल्यूट में आप सॉल्यूट मिलाए हैं, इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है, भूलिए मत। कंसंट्रेशन इसका C1 मान लेते हैं, टेम्परेचर मान लेते हैं T1। ये जो सॉल्यूशन है
इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2। इसमें जो आप सॉल्यूट मिलाए हुए हैं इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2, टेम्परेचर मान लेते हैं T2। समझ रहे हैं? इसमें जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन C1 है और ये जो सॉल्यूशन है वो T1 टेम्परेचर पर है। सॉल्यूशन सेकेंड है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, टेम्परेचर T2 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। अब आपसे कह दिया जाए कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 ये दोनों जो है आइसोटोनिक है, और जैसे ही आइसोटोनिक बोलेगा तुरंत आपके माइंड में बात आनी चाहिए क्या, कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह इक्वल होगा। जैसे ही आपसे कह दिया जाए कि सॉल्यूशन 1 और 2 आइसोटोनिक है तो तुरंत आप कहना कि π1 = π2 है। समझे? तो हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे ही आपसे आइसोटोनिक बोला आप समझ लीजिएगा कि वह कह रहा है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। समझा? बोलिए, क्या लेक्चर नंबर 8 आप लोग पढ़ लिए हैं? वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या बोले थे, π = CRT। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन है और T टेम्परेचर है। समझ रहे हो ना? तो देखिए π1 ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हम रख सकते हैं इसके लिए, C1, इसका C1 है। R तो कांस्टेंट है तो दोनों के लिए R तो सेम होगा ना, गैस कांस्टेंट है, लिखवाए थे वैल्यू, देख लेना लेक्चर नंबर 8। C1 R और टेम्परेचर तो T1 कर दिए, हो गया, इक्वल टू इसका π2 है तो इसको क्या बोलेंगे, C2 R T2। इसको भी R1 R2 कर दें क्या, R1 R2? अरे नहीं रे, दोनों के लिए R तो सेम ही ना होगा, R तो कांस्टेंट है ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक कंडीशन आपको अगर दिया रहेगा, कहेगा इफ T1 = T2। ध्यान देना, आप लोग के क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस है कि टेम्परेचर सेम दिया रहेगा, यानी दोनों ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या देगा, सेम देगा। तो हम भी मानकर चल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर सेम है, T1 और T2 दोनों सेम है, तो बताइए T1 और T2 सेम है, R पहले ही से सेम था तो खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में देखो तो क्या लिखेंगे, C1 = C2, बोलो, लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर C1 क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी है। मोलारिटी का फॉर्मूला बोलिए, मोलारिटी = होता है नंबर ऑफ मोल N1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, V1 कर दिए हैं, इक्वल टू C2 है ना, मोलारिटी है। तो आइए, मोलारिटी = होता है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल को हम यहाँ लिख देते हैं N2 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लिख देते हैं V2। सही है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ना होता है मोलारिटी। मोलारिटी को ही कंसंट्रेशन बोला जाता है। हो गया? चलिए फिगर उतार लिए होंगे, यहाँ देखिए। चलिए क्या है, नंबर ऑफ मोल है ना, देखना इसके बाद क्वेश्चन ही है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल = होता है मास इन ग्राम। तो इसको देख लो, नंबर ऑफ मोल = मास इन ग्राम बाई क्या होता है, फार्मूला वेट। फार्मूला वेट मतलब मोलेक्यूलर वेट, तो फार्मूला वेट M1 वही मोलेक्यूलर वेट है, मास इन ग्राम
बाई फार्मूला वेट n के जगह पर ये नंबर ऑफ मोल, और नीचे है V1, तो V1 रखिए इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू बोलो मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट यानी मोलेक्युलर वेट, तो M2 कर देते हैं M2, और ये V2 है तो यहाँ पर V2 कर दीजिए, समझे ऐसे। अब आइए हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये समझ लिया ना। आइसोटोनिक का क्या होता है, सेम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझे। चलिए अब आ रहे हैं हम किस में आएंगे, तो इसमें आएंगे। देखिए अगला नंबर, आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिए किस तरह से हम फिगर को बना रहे हैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर बैरियर इसी तरह से समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये SPM है, SPM आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में सॉल्यूशन 1 है और इस साइड में सॉल्यूशन 2 है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। इसी तरह से मान लिए हैं 2 सॉल्यूशन है और फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, और आपको क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा ये कि π1 जो है ना वह ग्रेटर देन है किससे, π2 से। और जैसे ही आपको बोला जाएगा कि π1 ग्रेटर देन π2, ध्यान दीजिएगा, फिर बोल दे रहे हैं जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक, जिसका कम होता है हाइपोटोनिक बोलते हैं। किसका ज़्यादा है, π1, इसका ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर ना, तो इसको बोलिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको क्या बोलेंगे, बोलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा से बता रहे हैं, सब कुछ माइंड में कैच करते चलिए, समझे। चलिए ये तो समझ गए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा हाइपोटोनिक, कम होगा तो हाइपोटोनिक। चलिए आप लोग लिखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये मिटाएंगे, ये मिटाएंगे। और अब आप लोग लिखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन हैविंग solution having greater osmotic pressure, समझ लेंगे। चलिए greater osmotic pressure than other solution, समझे। और तब क्या लिखेंगे, बोलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें लिखिए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक
प्रेशर देन बोलो अदर सॉल्यूशन। समझे? नहीं आया? आ गया, अच्छी बात है, लिख लिए। अब जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि वो क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितना पढ़ाया हुआ है पूरा कंसेप्ट क्लियर चाहिए। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 10.2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, और वह सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विथ 2% वेट बाई वी ग्लूकोज सॉल्यूशन। कह रहा है कि वह सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 10.2 ग्राम एक सॉल्यूट को मिलाए हैं। जब सॉल्यूशन जो बना है ना, कह रहा है कि वह आइसोटोनिक है, किसके साथ, तो कह रहा है कि 2% वेट बाई बी ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ। तो जैसे ही कह दिया यहाँ पर कि आइसोटोनिक, तुरंत आपके माइंड में बात आना चाहिए, कौन सी बात, कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। और तब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मोलेक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तब कह रहा है कि जो सॉल्यूट आप मिलाए हैं ना, इसका मोलेक्यूलर वेट बताइए। यहाँ तो आपको पता है ग्लूकोज का, तो इसका तो हम तुरंत मोलेक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं ना है कौन सा सॉल्यूट है। तो पूछा है कि उस सॉल्यूट का मोलेक्यूलर वेट बताइए। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर को क्या लेना है, सेम लेना है, सेम टेम्परेचर, ठीक है ना। और जैसे ही सेम टेम्परेचर लेंगे, अभी देखिएगा रिजल्ट निकलवाए थे, कौन सा रिजल्ट था, W1 बाई बोलिए M1 भी 1 ना, इधर क्या था W2 बाई बोलिए M2 भी 2 था। अब देखो W1 क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, आप लिखेंगे यहाँ पर 10.2 बाई देखिए M1 पूछा है ना, इसका मोलेकुलर वेट पूछा है, तो यहाँ M1 आपको निकालना है, तो छोड़ दीजिए V1, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में ही आपको दिया है 1 लीटर, तो यहाँ रख दीजिए, आ रहा है जी, इक्वल टू W2। देखो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन बनना तो दूर है, आपसे हिलेगा भी नहीं। फिर कहेंगे कि सर आप कैसे बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहे हैं तो कैसे होगा बताइए। इतना लेक्चर खत्म हो गया क्या। तो देखिए ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला होता है सॉल्यूशन। इसका मतलब बता दे रहे हैं, तुरंत लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 ग्राम ग्लूकोज कितना है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम का मतलब क्या समझ रहे हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट दिया है 2%, मतलब होता है 100। ये नीचे वाला वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में होता है, ml में होता है, समझे। तो इसका मतलब हुआ कि 2 ग्राम ग्लूकोज 100 ml, वही 100 cc 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी कि सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 100 ml। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज सॉल्यूट है ना, कितना दिया है 2 ग्राम। तो यहाँ रखिए सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में, तो यहाँ रखिए 2 बाई देखिए M2 क्या है, मोलेक्यूलर वेट। तो ग्लूकोज का तो मोलेक्यूलर वेट निकाल सकते हैं यहाँ पे, पता है ना। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O, यही ना फार्मूला होता है। तो इसका मोलेक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा और यहाँ रखिएगा, समझे। अब देखो V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना सॉल्यूशन था 100 ml ना,
तो उस 100 ml में चाहिए हमको, लीटर में चाहिए। 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये ख़त्म हो गया, बोलो 2 से 9 ख़त्म। तो डायरेक्ट आप करिए M1 इक्वल टू 9 इंटू 10.2, ये आएगा 891.8, यानी आंसर में लगभग कितना आएगा 92। समझे? तो ये आप लोग का क्वेश्चन था इस पर, समझे ना। चलिए अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, ये आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए। तो आइए अब चलते हैं, स्टार करके आप लोग लिखिए यहाँ पर, समझते चलिएगा। आप लोग पीछे में ऑस्मोटिक प्रेशर पड़े हुए थे ना, देखिएगा एक केस और है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम समझाएंगे। एनसीईआरटी में भी इस फिगर को दिया हुआ है और पता नहीं आप लोग पढ़ते कि नहीं, तो आइए उस फिगर को भी आप लोग समझ लेंगे क्या वो बता रहा है उसमें। चलिए देखिए यहाँ पर इसमें ले रहा है प्योर लिक्विड लेगा और इसमें एक फ्यूनल ले रहा है। देख लीजिएगा कैसे कैसे हम ले रहे हैं सेटअप। ये इसमें लिया हुआ है सॉल्यूशन, इसमें क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है, समझे, सॉल्यूशन लिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया और बाहर में क्या लिया हुआ है, तो बाहर में लिया हुआ है प्योर लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट लिया हुआ है, समझे। ये क्या है, बोलो, सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है। और ध्यान दीजिएगा इसमें एसपीएम लगाया जाता है। एसपीएम आप लोगों को पता है ना, ये क्या है, एसपीएम है, सब कुछ समझिए। ये क्या है, ये एसपीएम है। एसपीएम का काम पता है ना आपको क्या है, एसपीएम का काम है उसमें से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही पास करता है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देता है। ये बहुत इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, समझे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ही मूव करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मूव होने नहीं देता है, समझे। तो ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब हमको ये बताइए कि आपको तो पता है ना कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो एसपीएम से हो करके सॉल्यूशन साइड में जाते हैं ना, तो इसमें एसपीएम लगा हुआ है। अब इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेगा, अंदर की ओर जाएगा। और जैसे ही देखो पहले सॉल्यूशन का लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक सॉल्यूशन है। जैसे ही अब इसमें वाटर यानी कि सॉल्वेंट इसमें इंटर करना स्टार्ट करेगा ना सॉल्यूशन में, तो इसका लेवल जो है ना अब ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा, समझे। तो मान लेते हैं कि इसका लेवल जो है यहाँ तक, ध्यान देते रहना, यहाँ तक बढ़ गया है और इसका हाइट हम मान लेते हैं h, कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसमें इंटर करना, ये फ्यूनल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये फ्यूनल है। जब इसमें सॉल्वेंट इंटर करेगा तो इसका हाइट बढ़ेगा ना, और हाइट मान लेते हैं कि जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा ना वैसे वैसे वो प्रेशर बढ़ाते चला जाएगा ना, समझा। जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा ऊपर की ओर वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा,
बढ़ेगा। और जब प्रेशर जैसे ही दोनों साइड का सेम हो जाएगा, सॉल्वेंट का प्रेशर और इस सॉल्यूशन का प्रेशर अगर दोनों सेम हो जाएगा ना, तो इधर से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसमें इंटर कर रहे थे वह इंटर करना बंद हो जाएंगे। ना समझा? तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर इसमें इंटर करता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। समझा? और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा ये इसका हाइट, प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट इसमें से मूव करना बंद हो जाएंगे और उस प्रेशर का क्या नाम होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ध्यान देना, इसमें जो हाइट इंक्रीज करने से जो प्रेशर लगेगा ना, इसका नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पाई अभी ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, इक्वल टू क्या होता है? HdG। एक सर ये क्या बता दिए? वहाँ तो आप बताए थे पाई इक्वल टू CRT। हाँ तो वहाँ ना बताए थे। यहाँ देखिए, अगर हाइट इंक्रीज करेगा H तो उस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भूत नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही कहा जाता है। यहाँ पर हाइट अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? पाई इक्वल टू HdG। अब देखिए यहाँ पर H क्या है, D क्या है, G क्या है? D वही है फिजिक्स वाला G। फिजिक्स पढ़ते ना? नहीं पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से? तो आइए ये लिख लिए होंगे ना पूरा फिगर। यहाँ पर देखिए H क्या है, देखो H यहाँ पर जो है ना वह है इंक्रीज इन हाइट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हाइट कितना इंक्रीज किया, लेकिन ध्यान देना सेंटीमीटर में। D जो है ना, यह देखिए क्या है, टेंशन आपको नहीं लेना है, सब क्वेश्चन में देगा। G का वैल्यू नहीं, क्योंकि वो मान के चलेगा कि G आपको पता होगा। बाकी जो है D का वैल्यू क्वेश्चन देगा, H का वैल्यू क्वेश्चन देगा, और D आपको याद रहेगा ना, तब पाई आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। D जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन ध्यान देना ग्राम पर सीसी में। सीसी मतलब मिलीलीटर। समझा? G देखिए, G जो है वह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बोलिए इसका वैल्यू कितना? 9.8 होता है ना, 9.8 ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर में रखना है 980, सब कुछ सेंटीमीटर में ना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? ध्यान देना यहाँ पर H, D और G अगर ये तीनों रखते हैं ना, यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, वह किस यूनिट में आता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा। और यहाँ पर बताइए, जब आपको यहाँ बता रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT, तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर किस यूनिट में आता था? ATM यूनिट में। और यहाँ पर किस यूनिट में आएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझा? अब आप लोगों को कोई भी काम हमको डाइन सेंटीमीटर में नहीं होता है, होता है ATM में ना। समझे? तो अब आपको चेंज करने आना चाहिए। 11th क्लास में पढ़े हैं कुछ,
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को एटीएम में चेंज करने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन देगा आपको ना वह एटीएम में ही देगा। आप क्या सोच रहे हैं कि डाइन सेंटीमीटर में दे देगा? नहीं, एटीएम में देगा, समझे? तो आइए डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर को एटीएम में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना? ये लिख लिए होंगे। देखिए ये सिंपल सा बात है, ये सब पढ़ लिए एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, दिया हुआ है, समझे? सब कुछ बात आप लोग माइंड में सेट करते चलिए, तब ना आपके लिए रास्ता जो है वो इजी हो गया आगे। देखिए यहाँ पर 1 ATM इक्वल टू 1.01 10 का पावर 6 याद है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे? 1.01 10 का पावर 5, ये क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जानते हैं आप लोग कि इसी का नाम पास्कल होता है, जानते हैं। और आपको पीछे में जो फॉर्मूला बताया गया था पाई इक्वल टू CRT, यानी पाई इक्वल टू आपको बताए थे W/mv/RT, समझा ना? तो सब कुछ पढ़िएगा तब न जी, नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा बोलिए? तो यहाँ से बदलेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 ATM होता है। तो जो आपका आएगा, मान लीजिए कि कुछ वैल्यू आपका आएगा ना, तो निकाल दीजिएगा कि इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 ATM, तो जितना आया है उतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना ATM, समझे ना? तो ये था, खत्म हो गया। चलिए